डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन कक्षा में मैं दिनेश कुमार सिंह, डाइट प्रवक्ता फरीदपुर बरेली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत जिस प्रकरण पर अध्ययन करेंगे उस प्रकरण का नाम है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा प्रकरण पर चर्चा का हमारा उद्देश्य होगा कि सभी लोग नागरिक सुरक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को समझ सकें। इसकी जो नागरिक सुरक्षा की जो संकल्पना है इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें और इसका क्या उद्देश्य, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है और यह किसी देश की नागरिकों के लिए या किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है। ये सब चीज़ों को हम अपने प्रस्तुत प्रकरण पर देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं नागरिक सुरक्षा को। नागरिक सुरक्षा प्रकरण पर चर्चा करने के लिए हम इस पर मुख्य रूप से दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। इस पर दो दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। जो इसका प्रथम दृष्टिकोण है, जो प्रथम दृष्टिकोण है नागरिक सुरक्षा के अध्ययन का, प्रथम दृष्टिकोण थोड़ा पुराना माना जाता है और उसमें जो सुरक्षा की अवधारणा थी वो भी कहीं न कहीं सुरक्षा की अवधारणा जो है परंपरावादी एक अवधारणा को लिए हुए है। इसमें जो सुरक्षा है वह व्यक्ति पर किसी आक्रमण से रक्षा की सुरक्षा का जो तात्पर्य होता है वो काफ़ी हद तक जो है अब बदल चुका है। पहले सुरक्षा का मतलब होता था किसी भी प्रकार के आक्रमण से हमारी रक्षा होना, लेकिन आज सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है। यही सुरक्षा की जो अवधारणा बदली है, इसी क्रम में नागरिक सुरक्षा की अवधारणा पर भी दो तरह से विचार किया जा सकता है। तो जो प्रथम दृष्टिकोण है नागरिक सुरक्षा का, इसमें जो है यह माना जाता है कि नागरिक की सुरक्षा नागरिकों के ही द्वारा, नागरिकों के मनोबल को बनाए रखते हुए, उनके जो वो उत्पादन प्रणाली है उसको कंटिन्यू रखते हुए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो हमारे यहाँ का सिविल प्रशासन है उसके सहयोग से जनता के द्वारा कार्रवाई करना। मतलब प्रथम दृष्टिकोण में जो नागरिक सुरक्षा की अवधारणा है उसमें नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी है। इसमें नागरिक सिविल प्रशासकों के सहयोग से नागरिकों की सुरक्षा करते हैं और नागरिक ही नागरिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं और उनकी जो उत्पादन प्रणाली है, विपरीत परिस्थितियों में देश की उत्पादन प्रणाली पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगना चाहिए, वो कंटिन्यू चलती रहे, इस दिशा में कार्य किया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा का ये जो प्रथम दृष्टिकोण था, इसकी अवधारणा की जो शुरुआत होती है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 1962 का जो चाइना युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 का, चीन से युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान से हुआ। ठीक, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो आप पाते हैं कि जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, जब किसी देश पर बाह्य आक्रमण होता है तो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं भी उससे प्रभावित होती हैं। तो जनता का मनोबल भी टूटता है, जनता भी इससे हतोत्साहित होती है। तो इसी संदर्भ में यह दृष्टिकोण नागरिक सुरक्षा की अवधारणा आती है और यह महसूस की जाती है कि एक नागरिक सुरक्षा का जो है प्रारूप हमारे पास होना चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ नागरिक सुरक्षा की अवधारणा पर कार्य किया गया और 28 मई 1968 को भारतीय संसद के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। इस नागरिक सुरक्षा अधिनियम में मैंने जो बताया कि इसमें इस चीज़ का एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में जनता के द्वारा जनता का सहयोग किया जाए और उनके मनोबल को बनाए रखा जाए। ये जो 28 मई 1968 को जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, इसमें 2009 में एक संशोधन किया गया, क्योंकि जब ये अधिनियम बना था तो उसमें जो है युद्ध या हमले, विदेशी हमला शब्द था, विदेशी हमले पर हमारे देश की स्थिति सामान्य नहीं रह जाती है, तो उसके स्थान पर जो
वाह्य आक्रमण कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमला शब्द था, विदेशी हमला या युद्ध की स्थिति थी, वहाँ पर उसकी जगह पर जो है आपदा शब्द लिखा गया। इतना संशोधन जो है 2009 में इस अधिनियम में किया गया, जो 1968 का अधिनियम था उसमें 2009 में जो युद्ध या वाह्य आक्रमण या इस तरह से जो किसी बाहरी देश के कारण जो आक्रमण करने से जो स्थिति विपरीत हो जाती थी, वहाँ पर आपदा शब्द इसलिए लाया गया। आपदा शब्द एक व्यापक शब्द है। आपदा शब्द में आप किसी शत्रु राष्ट्र के द्वारा हमला भी आप ले सकते हो और प्राकृतिक आपदाएं भी ले सकते हो। मतलब आपदा में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो युद्ध जनित हो और चाहे जो है प्रकृति से हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, युद्ध जनित। तो ये एक व्यापक शब्द है, इसलिए इसमें है। तो मतलब चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, इन सब परिस्थितियों में जो कार्य जनता के द्वारा सिविल प्रशासकों के सहयोग से किया जाता है, उसको हम नागरिक सुरक्षा कहते हैं। इस नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बताया है, व्यक्ति के मनोबल को बनाए रखना और उसके उत्पादन प्रणाली पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न आने देना। लेकिन हम समय के साथ देखते हैं कि नागरिक सुरक्षा की जो अवधारणा थी, इसमें परिवर्तन होता है और नागरिक सुरक्षा का जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, जो दूसरा दृष्टिकोण था नागरिक सुरक्षा का, वो इससे व्यापक आता है। जो नागरिक सुरक्षा का दूसरा दृष्टिकोण है, वो प्रथम दृष्टिकोण से व्यापक है। दूसरे दृष्टिकोण में यह माना गया कि नागरिक की सुरक्षा केवल विपरीत परिस्थितियों में ही नहीं, सामान्य विपरीत परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदा थी या किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा आक्रमण था, ये सब तो विपरीत परिस्थितियां हुई। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में भी नागरिकों पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी असुरक्षाएं उनके बीच रहती है। उस पर इस दूसरे दृष्टिकोण में विचार किया गया कि क्या क्या हो सकती हैं सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों के जो सुरक्षा संबंधी आयाम होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। उस पर अगर हम देखें तो उनकी क्या क्या सामान्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, रोजगार संबंधी समस्याएं हैं। ये सब भी कहीं न कहीं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा ये कहा गया था कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए होती है। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए होती है, लेकिन उसका उद्देश्य व्यक्ति को उत्तरोत्तर एक उत्तम जीवन की प्राप्ति से है। मतलब उसकी राज्य की जो उत्पत्ति होती है और राज्य व्यक्ति के नागरिकों की जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए होती है। लेकिन उद्देश्य राज्य का क्या होता है कि व्यक्ति अपना आत्मिक विकास कर सके, उसका जो आदर्श है उसको इसमें प्राप्त कर सके। तो इस तरह अगर हम देखें कि अगर व्यक्ति का विकास न हो सके और व्यक्ति पहले क्या था, पारंपरिक दृष्टिकोण था, उसमें ये माना जाता था कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं मानी जाती कि खाने के लिए रोटी हो, रहने के लिए मकान हो और पहनने के लिए कपड़ा हो। लेकिन क्या आज ऐसा है? ऐसा आज बिल्कुल नहीं। आज व्यक्ति का उसके भौतिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य होते हैं। और इस संदर्भ में नागरिक सुरक्षा का दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाता है। इसमें मनुष्य को जो है उचित भोजन, उचित शिक्षा, उचित इलाज और इस तरह एक अच्छा रोजगार, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह अपना आत्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक, भौतिक हर तरह का विकास वो कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए नागरिक सुरक्षा का जो दूसरा दृष्टिकोण था वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें इस दूसरे दृष्टिकोण में यह भी निहित है कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, समानता के साथ व्यवहार होना चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए, व्यक्तियों से किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, न तो जात के आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, न तो भाषा के आधार पर। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब कोई व्यक्ति तभी सुरक्षित है। और इसमें आप
नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो इसमें सबसे नीचे के लोग हैं, हाँ, उनका भी उत्थान होना चाहिए। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने अंत्योदय का नारा दिया था। विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने अंत्योदय का मतलब यही था कि उस अंतिम का भी उदय होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति जो पायदान विकास के क्रम में सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका भी उदय होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए, उसको भी जीने के लिए उचित दशाएं मिलनी चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब तक उनका विकास नहीं हो जाता है तब तक हम नागरिक सुरक्षा की जो हमारी अवधारणा है वो अधूरी रहेगी। इस संदर्भ में अगर हम एक और महान विचारक हैं स्वामी विवेकानंद, उनके विचारों को देखें तो उन्होंने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूखे हैं और अज्ञान हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों को देशद्रोही मानूंगा जो अपने खर्चे से अपनी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इन लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके कहने का मतलब यही था कि आप अकेले अपना विकास करके पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। आप सक्षम हैं तो अपने साथ साथ अन्य नागरिकों की भी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उनके विकास में, उनके जो है सम्मान में आपसे जो कर बन सकता है आप उसको करिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं नागरिक सुरक्षा की जो अवधारणा है वो अत्यंत ही व्यापक अवधारणा आज की डेट में ली हुई है। इसमें आप व्यक्ति के पहले की जो अवधारणा थी उसमें आप देखेंगे कि केवल बाहरी आक्रमण से था। आज की स्थितियाँ बहुत भयावह हो गई। आज प्रत्यक्ष आक्रमण की जगह अप्रत्यक्ष आक्रमण हो रहे हैं, जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो उग्रवादी संगठनों के द्वारा बम विस्फोट किए जा रहे हैं, और जो हमारे युवा हैं इस भटक जाते हैं और वो जो है बेरोजगारी की समस्या के कारण या अज्ञानता के कारण किसी के बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह की विस्फोटक गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। उन सब चीज़ों के लिए भी कहीं न कहीं नागरिक सुरक्षा की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं अगर उसकी कहीं न कहीं पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती रहेगी तो व्यक्ति जो है अपनी शासन व्यवस्था से, अपनी शासन प्रणाली से संतुष्ट रहता है और इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होता है। लेकिन अगर उसके अंदर कहीं किसी भी प्रकार का असंतोष है तो वो बहुत जल्द ही दूसरे लोगों के बहकावे में आ जाता है और इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी सम्मिलित हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो नागरिक सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें जो है व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं, सारी चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब यहाँ पे नागरिक सुरक्षा की जो अवधारणा है उसमें सुरक्षा शब्द जो है वो अत्यंत व्यापक अर्थ लिए हुए है। उसमें व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार की चीज़ों की, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की रक्षा का प्रावधान किया जाता है। ऐसी नागरिक सुरक्षा की अवधारणा की जो है ये मांग है कि व्यक्ति का एक जो है समुचित और संपूर्ण विकास किया जाए, उसकी संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व सरकार के साथ साथ और जो अन्य नागरिक हैं उनको भी उसमें निभाना चाहिए। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में इस तरह आगे न बढ़ जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता भी उससे बाधित हो। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न होती हो। और राज्य का कार्य है व्यक्ति की आत्मिक विकास में जितना हो सके उतना उसके लिए कार्य कर सके। इस संदर्भ में एक ब्रिटिश विचारक हैं ग्रीन ने कहा था कि राज्य का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। राज्य का जो कार्य होता है वो व्यक्ति के नैतिक उत्थान, नैतिक उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है, अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न होता है, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो राज्य का काम है उस बाधा को दूर करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नागरिक सुरक्षा की अवधारणा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसमें व्यक्ति के समग्र विकास की बात की जाती है और यह आज की समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक राष्ट्र जो है तभी एक मजबूत राष्ट्र बन सकेगा जब वहाँ के नागरिक सुरक्षित हों, नागरिकों की आवश्यकताएं लगभग पूरी हों, उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, क्योंकि राष्ट्र अंततः जो है नागरिकों से और व्यक्तियों से ही बनता है। अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है तो एक राष्ट्र कदापि जो है सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नागरिक सुरक्षा की अवधारणा है उसमें जो है विपरीत परिस्थितियों के साथ साथ सामान्य परिस्थितियों में भी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है।
जो हमने बताया कि 1968 में जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया था, उसके तहत जो संगठन बने हुए हैं, आज पूरे देश के सभी राज्यों में ये संगठन कार्य कर रहे हैं और किसी भी आपदाजनक स्थिति में या किसी विपरीत परिस्थिति में ये संगठन आगे आके नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व पूरा करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नागरिक सुरक्षा की अवधारणा को समझे होंगे और इसकी क्या आवश्यकता है या किस प्रकार से राष्ट्र के लिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी राष्ट्र की एकता के लिए और किसी राष्ट्र की अखंडता के लिए नागरिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। और इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।